स्टोरी शुरू होती है एक लग्जरी मॉल से, जहां एक रिच गर्ल सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट में फंसी होती है। एक्स बॉयफ्रेंड उसे पब्लिक में एम्बैरस कर रहा होता है और इसी टेंशन के बीच गलती से कॉफी गिर जाती है सारा के $100 मिलियन के हाई हील्स पर। सारा शॉक में फ्रीज हो जाती है और तभी एक यंग गाय अचानक सामने आता है। वो बिना कुछ बोले घुटनों पर बैठता है और अपनी शर्ट से उसके शूज साफ करने लगता है। ये देखकर एक्स बॉयफ्रेंड और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन सारा के लिए ये मोमेंट कुछ और ही होता है। सारा उस लड़के को डेट के लिए इनवाइट करती है, लेकिन लड़के का ध्यान उस पर नहीं बल्कि शॉपिंग काउंटर के बैग्स पर होता है। वो पोलाइटली मना कर देता है। सारा का ईगो हर्ट हो जाता है। इम्पल्स में वो अपनी ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकालती है और काउंटर पर रखे सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लेती है। अगला दिन सारा सीधा उस लड़के के घर पहुंच जाती है एक सीरियस प्रपोजल के साथ। उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। तब रिवील होता है कि सारा सिर्फ रिच गर्ल नहीं बल्कि एक ह्यूज बिजनेस एम्पायर की हेयर है। पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद सारा का स्टेप ब्रदर उसकी इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका होता है। सारा को शक होता है कि उसका स्टेप ब्रदर सीक्रेटली एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर में है और ये उसके खिलाफ कोई बड़ी चाल हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑड गाय बार बार अपीयर होने लगता है। सारा पहले उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है, लेकिन वो लड़का ऐसी बात बोलता है जिसे सारा मना नहीं कर पाती। मजबूरी में सारा उसके साथ बेडशीट्स फोल्ड करने लगती है। इसी छोटी सी एक्टिविटी के दौरान दोनों के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। एक दिन सारा कैफे जाती है जहां सारी सिंगल लड़कियां एक लड़के को देख रही होती है। सारा देखती है वो लड़का युन हाओ होता है जो वहां बरिस्ता के रूप में काम कर रहा होता है। वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन बिलिंग के टाइम उसे डबल डिस्काउंट मिलता है और कॉफी कप पर बना होता है एक हार्ट। सारा पहली बार मुस्कुराती है। उस दिन के बाद सारा जहां भी जाती है युन हाओ वहीं मिल जाता है, मॉल में, रोड पर, और एक दिन बिना कुछ बोले वो उसके हाथ में एक लाल गुलाब दे देता है। सारा कंफ्यूज हो जाती है, ये कोई नया फ्लर्टिंग स्टाइल है क्या? ऑफिस में काम करते वक्त एक डिलीवरी बॉय जबरदस्ती अंदर आ जाता है। वो लेटर सिर्फ एक्चुअल रेसिपिएंट को देना चाहता है और सारा से आईडी दिखाने को कहता है। गुस्से में सारा आईडी टेबल पर पटक देती है और अगले ही सेकंड शॉक हो जाती है। डिलीवरी बॉय युन हाओ होता है। अब सारा को लगता है ये लड़का जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन सच बिल्कुल अलग होता है। युन हाओ का सपना होता है एक दिन प्रीस्ट बनना, एक हर्मिट जैसी जिंदगी जीना। उसकी मां इस ड्रीम के खिलाफ होती है और एक बड़ी लड़ाई के बाद युन हाओ घर छोड़ देता है। फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए वो मल्टीपल जॉब्स करता है। दूसरी तरफ सारा बिलियनियर होने के बावजूद अपनी लाइफ और मैंशन दोनों को इग्नोर कर रही होती है। एक दिन जब घर बिल्कुल गंदा हो जाता है, वो क्लीनिंग सर्विस कॉल करके 10 हाउसकीपर्स मांगती है, लेकिन जब डोर खुलता है सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग क्लीनर खड़ा होता है और वो क्लीनर युन हाओ होता है। युन हाओ को अभी तक नहीं पता होता कि ये मेसी मैंशन सारा का ही घर है। रूम देखकर वो सिर्फ इतना कहता है, अब समझ आया सब इतना उल्टा पुल्टा क्यों है। क्लाइंट ने पावरफुल क्लीनर इसीलिए मांगा था क्योंकि सारा का मेंशन सिर्फ मेसी नहीं था, वो एक बिलियनियर लेवल डिजास्टर जोन बन चुका था। युन हाओ बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू करता है। उसका तरीका अलग होता है, चीजों को सिर्फ साफ नहीं करता, ऑर्गेनाइज करता है। हर चीज अपनी जगह। घर धीरे धीरे एक परफेक्ट स्पेस बन जाता है। सारा क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है और पहली बार उसे लगता है ये लड़का सिर्फ स्ट्रांग नहीं, स्मार्ट भी है। काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। युन हाओ जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर पड़ती है एक ब्रोकन अल्ट्रा लग्जरी शैंडिलियर पर। वो सोचता है छोड़कर जाना ठीक नहीं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा शैंडिलियर नीचे गिरकर टूट जाता है। युन हाओ फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, इतना महंगा होगा, मैं कैसे भरूंगा? तब सारा घर लौटती है और रिवील होता है शॉकिंग ट्रुथ। शैंडिलियर की कीमत थी $6.8 मिलियन। युन हाओ तुरंत बोलता है कि वो काम करके पैसा चुका देगा। सारा सीधा मना कर देती है, या तो पूरा पैसा दो या कुछ भी नहीं। लेकिन युन हाओ जिद पर आ जाता है। वो कहता है मैं रोज आऊंगा, घर साफ करूंगा जब तक डेट क्लियर न हो जाए। सारा थोड़ी हेजिटेंट होती है, एक लड़का हाउसकीपर? तब युन हाओ कैजुअली बोल देता है मैं प्रीस्ट बनने वाला हूं, मुझे विमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर सारा थोड़ा रिलैक्स करती है और सोचती है वैसे भी हेल्पर यूजफुल होगा, और इस तरह युन हाओ ऑफिशियली सारा का हाउसकीपर बन जाता है। अगला दिन दोनों सुपरमार्केट जाते हैं हाउस के लिए सामान लेने। लोग उन्हें देखकर कभी नहीं बोल सकते कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हैं, वो बिल्कुल कपल जैसे लगते हैं। तभी अचानक युन हाओ को एक एक्स कलीग पहचान लेता है। सारा नोटिस करती है जहां जाते हैं कोई ना कोई युन हाओ को जानता होता है। उसे पहली बार लगता है ये लड़का इतना मिस्टीरियस क्यों है। उसी दिन एक और हाई लेवल बिजनेस मीटिंग होती है। कुछ ओल्ड शेयर होल्डर्स फिर वही घटिया बातें शुरू कर देते हैं कि विमेन लीडरशिप के लायक नहीं होती। यहां तक कि सारा को ड्रिंक सर्व करने तक नहीं देते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक औरत है। सारा अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, लेकिन जब इज्जत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है तो वो मीटिंग छोड़कर चली जाती है। शेयर होल्डर्स भूल गए थे कि सारा का स्टेप ब्रदर एक्सो ज़ुआओ भी है। अगले ही दिन वो उन सबको वार्निंग देता है, सारा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कंपनी छोड़ दो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात वो एक और शेयर होल्डर्स गैदरिंग में घुस जाता है और सीधा बोलता है अगर किसी ने सारा को फिर इंसल्ट की, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। अपने टिपिकल एटीट्यूड के साथ वो वहां से निकल जाता है। उस दिन सारा इतनी थक चुकी होती है कि मेकअप तक रिमूव करने की एनर्जी नहीं होती। तब युन हाओ इंस्टेंटली हेल्प मोड में आ जाता है। तभी डोरबेल बजती है। सारा पैनिक कर जाती है और युन हाओ को हाइड होने को बोलती है। अगर एक्सो ज़ुआओ को पता चल गया कि घर में एक लड़का हाउसकीपर है तो वो कभी बिलीव नहीं करेगा। युन हाओ बेडरूम में छुप जाता है एक छोटे पप्पी के साथ। अचानक पप्पी भौंक देता है। एक्सो ज़ुआओ सब समझ जाता है, मजाक में बोलता है अंदर चेक कर लूं। सारा नर्वस होकर मना कर देती है।
एक्सोजुआ मुस्कुराता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। एक्सोजुआ के जाते ही युनहाओ बाहर आता है, सॉरी बोलता है और सारा को एक ब्यूटीफुल कैंडी बॉक्स गिफ्ट करता है। धीरे धीरे जो घर पहले खाली लगता था अब जिंदा हो चुका होता है। युनहाओ सिर्फ घर नहीं, सारा की लाइफ भी मैनेज करने लगता है। सारा बिना झिझक अपनी बिजनेस फ्रस्ट्रेशंस उसके साथ शेयर करती है। एक दिन सारा को डाउट होता है, कहीं इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं। वो सीधा पूछ लेती है। युनहाओ बिना घूमे फिराए बोलता है, हाँ मुझे आपका पैसा चाहिए। सारा शॉक हो जाती है। फिर युनहाओ सच बताता है, वो चर्च वॉलंटियर है, चाहता है सारा पुअर लोगों की मदद करे। सारा हंस पड़ती है और बोलती है, अगर डोनेशन चाहिए तो पहले अपनी स्माइल दो, मुझे तुम्हारी स्माइल पसंद है। युनहाओ एक क्यूट स्माइल देता है और उसी पल सारा का दिन पिघल जाता है। अगला दिन 1 करोड़ डोनेशन चर्च को। युनहाओ का मेंटर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हारी स्माइल एक गिफ्ट है, इसे सोच समझकर यूज करो। उस दिन के बाद युनहाओ जब जब स्माइल करता है सारा का दिल हर बार थोड़ा और उसका हो जाता है। चर्च में आने वाले गिफ्ट्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। पहले सिर्फ राशन आइटम्स, फिर लैपटॉप्स और फिर स्मार्टफोन्स। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा चेंज सारा के अंदर आता है। जो सारा पहले ठंडी, स्ट्रिक्ट, सिर्फ बिजनेस में जीने वाली थी, अब धीरे धीरे क्यूट, बबली और इमोशनली सॉफ्ट हो रही होती है। हाँ, उसका क्वीन लाइक एटीट्यूड अभी भी है, लेकिन उसके अंदर एक मासूमियत जन्म ले चुकी होती है। एक दिन युनहाओ का छोटा पपी अचानक भाग जाता है। सारा और युनहाओ दोनों उसके पीछे भागते हैं। पपी एक डोर के पास रुकता है और जैसे ही डोर खुलता है एक फेमस एक्ट्रेस सामने आ जाती है। एटमॉस्फेयर सडनली टेंस हो जाता है। ये वही एक्ट्रेस होती है जिसे सारा ने पहले इन्वेस्टिगेट किया था अपने ब्रदर सू जाओ के लव अफेयर के चक्कर में। एक्ट्रेस युनहाओ को सारा के घर में रहते हुए देख लेती है और बस एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाता है। सारा कुछ कहने ही वाली होती है कि युनहाओ उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। सारा शॉक में होती है, लेकिन अगला शॉक और बड़ा होता है। युनहाओ कहता है, जो शैंडलियर मैंने तोड़ा था वो इतना महंगा नहीं था। वो पैसे और गिफ्ट्स देता है और ऑफिशियली बोलता है, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय सारा। सारा के दिल में हजार इमोशंस होते हैं, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई रीजन नहीं होता। उसी दिन सारा का बर्थडे होता है। उसके फादर उससे एक कैलेंडुला प्लांट भेजते हैं, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस विल कम। सारा के दिल में एक हल्की सी गर्मी महसूस होती है और फिर जिंदगी में पहली बार सारा एक ऐसा काम करती है जो उसने कभी नहीं किया। वो एक लड़के से जो उससे 12 साल छोटा है एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लेती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। अगला दिन एक फैमिली गैदरिंग होती है। सारा सोचती है शायद ये मेरी बर्थडे पार्टी है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसका मूड तुरंत बदल जाता है। पार्टी एक्चुअली सू जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए होती है। हाँ, लेकिन सू जाओ एक गिफ्ट निकालकर सारा को देता है। इसका मतलब उसने मेरी बर्थडे नहीं भूली। पार्टी के बाद जब सारा जा रही होती है एक्ट्रेस उसे रोक लेती है। अभी भी उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन एक्ट्रेस जो बात कहती है वो सारा के दिल को सीधा चुभ जाती है, जैसे वो बस किसी बहाने का इंतजार कर रही थी। सारा को लगता है जैसे उससे टूटने का एक रीजन मिल गया हो। सारा तुरंत युनहाओ को कॉल करती है। युनहाओ बोलता है, मैं काम पर हूं। सारा दूसरी कॉल करती है। उधर युनहाओ ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी एक लड़की आकर कहती है, बॉस ने आपको बुलाया है। युनहाओ एक्सप्लेन करता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन लड़की सीधा बोल देती है, आज शॉप बंद हो रही है। ओ, क्योंकि बॉस ने पूरी शॉप खरीद ली है और वो बॉस कोई और नहीं सारा होती है। डिनर टेबल पर बैठकर युनहाओ सोचता है सारा फिर से अपसेट है, शायद उन बुढ़े शेयर होल्डर्स की वजह से। लेकिन सारा क्वाइटली बोलती है, इस बार उनकी वजह से नहीं, मेरी फैमिली की वजह से। वो बताती है, जो पार्टी मुझे मेरी लगी वो मेरी थी ही नहीं। डिनर के बाद युनहाओ बिल पे करना चाहता है। सारा मना करती है, लेकिन युनहाओ जिद करता है। शाम को जब सारा ऑफिस से बाहर निकलती है, युनहाओ बाहर खड़ा होता है बर्थडे केक के साथ। वो कहता है, तुमने केक नहीं काटा, मैं वो कमी पूरी करना चाहता था। सारा का दिल पिघल जाता है। सारा बोलती है, मुझे बर्थडे पर एक फ्लावर मिला था, जिसका मतलब था हैप्पीनेस विल कम। ये सुनकर युनहाओ फ्रीज हो जाता है। उसका चेहरा सडनली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सारा एक गहरी सांस लेती है और बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। वो मुड़कर चली जाती है। युनहाओ वहीं खड़ा रह जाता है, केक हाथ में, जैसे रिजेक्ट हो गया हो। युनहाओ के दिमाग में सारा के वर्ड्स घूमते रहते हैं। फ्लावर शॉप के पास से गुजरते हुए वो क्यूरियोसिटी में शॉपकीपर से पूछता है, कौन सा फ्लावर हैप्पीनेस विल कम का मतलब देता है। शॉपकीपर उसे कैलेंडुला यानी गोल्डन मैरीगोल्ड दिखाता है और बोलता है, इसका एक और मतलब भी है, कंपैशनेट लव और सेपरेशन का दुख। उसी वक्त कहीं और सारा भी वही फ्लावर देख रही होती है और वही मीनिंग पढ़ रही होती है। दोनों अलग अलग जगह लेकिन एक ही इमोशन में बंधे हुए हैं। और फिर एक दिन सारा ने युनहाओ को देखा। कुछ दिन बाद सारा युनहाओ को दोबारा मिलते हुए देखती है, उसके हाथ में वही गोल्डन मैरीगोल्ड। जैसे ही सारा उसके पास पहुंचती है, युनहाओ फूल आगे बढ़ा देता है। इस पल पर सारा की उम्मीद एक पल में डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है। ये जेस्चर उसके लिए प्यार नहीं, दर्द बन जाता है। सारा समझ जाती है कि इसकी काइंडनेस ही मुझे सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। इस बार सारा रुकती नहीं, वो मुड़कर चल पड़ती है। लेकिन युनहाओ कुछ कहता है। सारा रुककर उससे गहरी नजर से देखती है और फिर जवाब देती है। युनहाओ के लिए भी शायद कब से चीजें बदल चुकी होती हैं। उसकी फीलिंग्स अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ये चेंज उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। वो डिसाइड करता है कि इस हर्डल को मैं खुद पार करूंगा। इसी बीच सारा के ऑफिस में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आता है। उसका नाम होता है चोई खो। वो साउथ कोरिया वापस जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले सारा के लिए एक स्पेशल मैसेज लाया होता है। ये वही आदमी होता है जिससे सारा की मैरिज डिस्कशन पहले ही हो चुकी थी। सारा जानती थी
वो इनहेरिटेंस की कंटेंडर है, लेकिन उसका ब्रदर शू जा यू, जो चेयरमैन लिन का रियल ग्रैंडसन है, ज्यादा एलिजिबल है। अगर सारा को कम्पीट करना है तो उसे एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, और चोई खो वो सपोर्ट बन सकता है। पर प्रॉब्लम ये है, अब सारा की लाइफ में यूनहाओ आ चुका है। अगर वो शादी नहीं करती, बिजनेस वॉर हार जाएगी। अगर शादी करती तो यूनहाओ का क्या? ऑफिस में रखे कैलेंडुला फ्लावर को देखकर सारा अपने अंदर से करेज जमा करती है और तुरंत यूनहाओ को कॉल करती है। यूनहाओ उस वक्त चर्च में होता है। वो प्रीस्ट से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करता है। प्रीस्ट उससे कहता है, शायद प्रीस्ट का रोब पहनकर तुम्हें अपने जवाब मिल जाए। यूनहाओ प्रीस्ट का रोब पहनकर चर्च के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है और उसी पल सारा चर्च पहुंच जाती है। उसे यूनहाओ को देखकर दिल थोड़ा पिघल जाता है। वो सोचती है शायद उसने अपना डिसीजन ले लिया है। सारा यूनहाओ को स्टेयर्स से नीचे आते हुए देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यूनहाओ समझ जाता है कि सारा को सब कुछ समझना जरूरी है, लेकिन इस बार सारा सुनना बंद कर देती है। वो वहां से चली जाती है। यूनहाओ सारा के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। सारा को लगता है वो अपने एक्शंस जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन यूनहाओ सीधा बोलता है, मुझे पता है तुम एंगेज्ड हो, तुम्हारा फियांसे चोई खो है। सारा का चेहरा बदल जाता है। वो सच में एंगेज्ड होती है, लेकिन अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बताई। तभी चोई खो घर में एंटर करता है। रॉयल एटीट्यूड, कोल्ड डोमिनेंस। सारा समझ जाती है ये बात करने का वक्त नहीं। वो यूनहाओ को जाने को कह देती है। चोई खो का बिहेवियर सारा को याद दिला देता है कि इसके लिए सब कुछ सिर्फ बिजनेस है। चोई खो सारा को बताता है कि उसके पास शू जा यू का वीक पॉइंट है। वो सारा को मेडिकल रिकॉर्ड्स देता है। सारा देखती है शू जा यू को फेस ब्लाइंडनेस है एक्सीडेंट के बाद। ये इनहेरिटेंस फाइट में एक फेटल फ्लॉ हो सकता था। लेकिन जैसे ही सारा ये सब समझती है, उसका दिल क्लियर हो जाता है। वो डिसाइड करती है, मैं इस तरह जीतना नहीं चाहती। सारा चोई खो के खिलाफ स्टैंड लेती है, बिजनेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी। चोई खो को ये बदलाव पसंद नहीं आता। गुस्से में वो पैसे सड़क पर फेंक देता है। सारा के दिल में सिर्फ नफरत भर जाती है और उसी पल सारा फाइनल डिसीजन ले लेती है। सारा यूनहाओ को डेट पर इनवाइट करती है, लेकिन जब यूनहाओ एक ब्रांड न्यू बैग देखता है, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सारा मुस्कुराते हुए अपनी ब्लैक कार्ड निकालती है और सारे हाई एंड बैग्स खरीद लेती है। जैसे पहले मॉल में हुआ था, हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। दोनों एक छोटी स्ट्रीट स्टॉल पर जाते हैं। सारा का मूड थोड़ा मिक्स्ड होता है, दिल नर्म, दिमाग थोड़ा उदास। वो सोच रही होती है, अब वो प्रीस्ट बन चुका है, इसीलिए वो अपने इमोशंस कैजुअली दिखाने की कोशिश करती है। यूनहाओ उसके बिहेवियर को नोटिस करता है और सीधा पूछ लेता है। सारा सॉफ्टली बोलती है, मैं एक बुरी और फेक औरत हूं, मैं चाहती हूं हम सिर्फ फ्रेंड्स रहें। यूनहाओ हल्की सी स्माइल देता है। सारा बस उसे देखते रह जाती है। अगला दिन फैमिली बैंक्वेट में सारा सबके सामने अपना डिसीजन अनाउंस करती है। फैमिली गैदरिंग के बीच सारा सबके सामने खुद खड़ी होती है और एक साफ कॉन्फिडेंट आवाज में बोलती है, मैं चोई खो से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। रूम में एक पल के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर सारा के फादर आगे बढ़ते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बेटी का साथ देते हैं। वो मुस्कुराकर बोलते हैं, मैं अपनी बेटी के फैसले के साथ हूं। सारा का भाई सू जाओ पहले से ही जानता था कि सारा का डिसीजन सिर्फ शादी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो सीक्रेटली अपने भाई के खिलाफ कोई चाल चलने वाली थी। ये बात समझ आते ही सबके दिल हल्का हो जाते हैं। वेडिंग का ऑब्स्टिकल खत्म हो जाता है। डिनर के बाद सारा और उसका भाई साथ घर से निकलते हैं। ये पहली बार होता है जब सारा जेन्युइनली अपने भाई को बुलाकर अपनी बात कहती है। सारा रियलाइज करती है, अब मुझे इनहेरिटेंस के लिए अपने भाई से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अब कुछ और है, उसका दिल। कुछ दिन बाद चोई खो को पता चलता है कि शादी ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। गुस्से में वो सीधा सारा के ऑफिस पहुंच जाता है। सारा शांत रहकर बोलती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। चोई खो गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम हेल्पलेस हो। वो थ्रेट देता है, लेकिन जब सारा रिएक्ट नहीं करती, वो अपना गुस्सा पीकर ऑफिस छोड़ देता है। सारा चुपचाप यूनहाओ की तरफ देखती है। यूनहाओ अब भी अपने डिसीजन पर फर्म होता है। सारा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। उसे पता चल जाता है मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। यूनहाओ घर जाकर बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से बात करता है। जो फैमिली पहले उसके प्रीस्ट बनने के डिसीजन के खिलाफ थी, आज उसका सपोर्ट कर रही होती है। यूनहाओ ऑकवर्ड फील करता है, कुछ बोलता नहीं और अपने रूम में चला जाता है। पेरेंट्स चुप रहते हैं, लेकिन उसकी बहन सब समझ जाती है। वो क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है, भाई क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो? और यूनहाओ को चिढ़ना शुरू कर देती है। तभी एक लग्जरी कार रुकती है। यूनहाओ की बहन देखती है एक ब्यूटीफुल वुमन कार से बाहर निकल रही है। वो शॉक में बोलती है, भाई तुमने इतनी सुंदर लड़की चूज की है। वो और कोई नहीं, पिगी सारा होती है। सारा को थोड़ा डर होता है कि शायद यूनहाओ का भाई उससे अलग कर दे। यूनहाओ भी कंफ्यूज होता है, लेकिन कार के अंदर दोनों का टाइम अच्छा गुजरता है। इसी राइड के दौरान वो ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों डिनर पर जाते हैं और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं। यूनहाओ बताता है, अब जब मैं प्रीस्ट नहीं बन रहा तो मैं जज बनने का सोच रहा हूँ। सारा शॉक हो जाती है, क्योंकि साउथ कोरिया में जुडिशियल एग्जाम्स बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन यूनहाओ मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं सोल यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूँ। तब सारा समझ जाती है क्यों यूनहाओ की फैमिली उसके प्रीस्ट बनने के डिसीजन से खुश नहीं थी। डिनर के बाद सारा यूनहाओ को घर ड्रॉप करने का ऑफर करती है। बातें पेरेंट्स से मिलने पर आ जाती हैं। यूनहाओ थोड़ा प्रेशर फील करता है सारा के हाई स्टेटस फैमिली को सोचकर। जब सारा उतरती है तो मुस्कुराकर बोलती है, तुमने कार फेयर पे नहीं किया। यूनहाओ कंफ्यूज होता है, फिर डिसाइड करता है कल मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। अगला दिन सारा यूनहाओ को कॉलेज से पिक करती है। एक क्लासमेट सारा को नोटिस करता है और यूनहाओ से जलने लगता है। सारा ऑब्जर्व करती है यूनहाओ को अब ये जेलसी पसंद नहीं आ रही है। वो समझ जाती है उनका रिलेशनशिप बदल चुका है। यूनहाओ अब पॉसेसिव हो रहा है। सारा डिसाइड करती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले एक फॉर्मल स्टेप लेना जरूरी है।
वो एक दिन ऑफ लेकर यून हाओ के घर जाती है। सीधा उसके पेरेंट्स से बोलती है, हमें प्रोफेशन के बारे में बात करनी होगी। पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन सारा का मोटिव क्लियर होता है, ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, कुछ नया जुनून है। इसके बाद सारा और यून हाओ की जिंदगी धीरे धीरे कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हो जाती है। वो पहले फैमिलीज के प्रेशर को सॉल्व करते हैं, फिर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को। अब वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं और अब वो किसी चीज से डरते नहीं। कभी कभी प्यार हमें वो बना देता है जो हम कभी थे नहीं, और इसी तरह एक कोल्ड क्वीन और एक फ्यूचर प्रीस्ट अपनी दुनिया पा लेते हैं।